हेलो फ्रेंड्स, चेंज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपसे बात करेंगे जो हमारी महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा है। इस महिला आंगनवाड़ी सीधी भर्ती के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। अभी आरएसएम एसएसबी बोर्ड यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा श्रेणीवार वरीयता सूची जारी की गई है। उसके बाद में इनके द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन कैंडिडेट को बुलाया जाना है वो लिस्ट जारी की जाएगी। तो हम आपको अभी ये बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप एंड टाइम पे जब आपके पास लिस्ट आएगी तब आप उनको कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए आज ही हम उन चीजों को पॉजिटिव वे में लेकर के अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें ताकि हमें क्या हो, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम सामना ना करना पड़े। तो जो हमारी महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड है। देखो दोस्तों, आप इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे तभी आपके समझ में आएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप बीच में स्किप करके निकलोगे तो कोई ना कोई ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपकी स्किप हो जाएगी जो आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक एक डॉक्यूमेंट जो है उसके बारे में समझ आए, एक एक डॉक्यूमेंट की उपयोगिता समझ में आए और आप जो है उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की गलतफहमी का शिकार ना हो और उस डॉक्यूमेंट से संबंधित सारी की सारी प्रक्रिया सही समय पर कंप्लीट कर ले। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उनको देख लेते हैं। ये आपके सामने वही लिस्ट है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आती है वो आती है आपकी, यहां से निकाल लेते हैं लास्ट से, ये रहा। ठीक है, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि इस वैकेंसी के लिए जो आपकी शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई थी वो क्या थी, वो ग्रेजुएशन थी। ग्रेजुएशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ इंडिया, यानी कि आपको मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन थी वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए थी और ग्रेजुएशन के साथ साथ 10 ईयर का एक्सपीरियंस एज आंगनवाड़ी वर्कर इन आईसीडीएस। यानी कि क्या क्या चीज कंपलसरी है। पहली बात आपके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है। दूसरी बात आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो कंपलसरी है। जिन कैंडिडेट के पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा वो कैंडिडेट चाहे सिलेक्शन उनका हो जाए लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उन कैंडिडेट को वहां से बाहर कर दिया जाएगा। तो कंपलसरी चीज वो है वो क्या है, ग्रेजुएशन के साथ साथ 10 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये जो 10 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये कब तक होना चाहिए, जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट थी ना, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट थी, उस लास्ट डेट तक आपके पास वह 10 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया उसके बाद आपके 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो उस कंडीशन में वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काउंट नहीं किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज पहली क्या है वो ये है कि ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के साथ 10 साल का आंगनवाड़ी वर्कर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट तक। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा इन्होंने क्या किया है, दूसरा इन्होंने साथ में बोला है कि हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग और हायर क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर एजुकेशन। मींस कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर जो नीचे दी की क्वालिफिकेशन है उनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में आरएससीआईटी, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारी वीएमओयू के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, वह सर्टिफिकेट मेनली हमारे पास होता है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट या फिर उपरोक्त में से कोई सा भी सर्टिफिकेट हमारे पास हायर कंप्यूटर एजुकेशन का होना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, देखो उसमें लिखा भी यहाँ पे कि provided that in case any Anganwadi worker is not having any of the above qualification in computer education, she has to qualify the same and shall have to submit the required certificate within a period of 1 year from the date of recruitment, failing which the recruitment to the post of supervisor shall be deemed to be null and void। यानी कि उसके पास जो है जो एबव क्वालिफिकेशन दी गई है कंप्यूटर एजुकेशन की, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे
1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ रिक्रूटमेंट का टाइम दिया जाएगा, और अगर उसके दौरान वह उस सर्टिफिकेट को पेश करने में असमर्थ होगा तो उसका जो कैंडिडेचर है उस कैंडिडेचर को कैंसिल कर लिया जाएगा और उसके आगे वाली रैंक का कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका आपको बहुत ही ध्यान रखना है। जो दूसरी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्या चाहिए, ये रहा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 10 वर्ष का अनुभव, जो आपको बताई दिया हमने कि आपको फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट तक 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना ही होना चाहिए। तीसरा क्या है मेन, वो ये है कि आपके पास एक हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। ये हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट क्या बताएगा, ये आपको बताएगा आपकी फिजिकल फिटनेस को, आपकी मेंटल फिटनेस को। आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। अगर आप मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है उस सर्टिफिकेट के हिसाब से, तो भी आपका कैंडिडेचर जो है उस पर कंसीडरेशन नहीं किया जाएगा। और यह जो हेल्थ सर्टिफिकेट जारी कौन करेगा, यह जारी करता है सीएमएचओ, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर जो है उसके द्वारा, या मेडिकल जूरिस्ट के द्वारा जो आपके डिस्ट्रिक्ट का है उसके द्वारा यह हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाएगा। तीसरा क्या आता है हमारे पास, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या, टोटल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है, 1+2, टोटल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको। पहला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, यानी कि जहां से उसने अपनी लास्ट एजुकेशन ली है वहां के प्रिंसिपल से या वहां के जो शिक्षा अधिकारी है उसके द्वारा उसे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिसीव करना जरूरी है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर मिनिमम अच्छा यानी कि गुड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, गुड कैरेक्टर की मार्किंग क्या है, बहुत ही जरूरी है। दूसरा क्या है इसके अंदर, जो 2 अतिरिक्त कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो कौन जारी करेंगे, तो वो 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति जारी करेंगे जो, पहली बात तो अभ्यर्थी के रिश्तेदार नहीं होंगे, ठीक है, और दूसरी बात ये जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं ये आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के ना हो। मतलब क्या हुआ कि टोटल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बच्चों चाहिए आपको। पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको आपके लास्ट एजुकेशन वाले उस संस्थान से, वहां के प्रिंसिपल के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, वहां या फिर शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। और बाकी के 2 सर्टिफिकेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जारी करेंगे, जो पहली बात तो आपके नोन ना हो, और दूसरी बात उस सर्टिफिकेट को जारी करने की जो अवधि है वो आपके आवेदन पत्र की अवधि से 6 महीने की पुरानी ना हो। ये आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं, आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये विधवा के मामले में ये हम आगे बात कर लेंगे, इसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। एनओसी के बारे में आगे बात कर लेंगे। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी कर्मचारी को क्या होता है कि अपने विभाग को इंटीमेशन देना पड़ता है जब वो किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, और उस विभाग से जिसमें वह कार्यरत हैं वहां से उन्हें नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक एनओसी, एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जो होता है वो लेना होता है, और यह एनओसी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान पेश करना होगा। एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जो है उन्हें डॉक्यूमेंट पेश करना होगा कि उन्होंने अपनी लास्ट सर्विस या जिस राजकीय सेवा में थे वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो रेजिग्नेशन लेटर जो है उनका उस लास्ट सर्विस से वो भी उन्हें उस विभाग को पेश करना पड़ेगा। डीवी के दौरान उन्हें एनओसी पेश करनी पड़ेगी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा उस संबंधित विभाग से जिसके अंदर वह पहले कार्यरत हैं, ठीक है। और क्या क्या है इसके अंदर, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं और नहीं समझ में आए तो हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या है, अगली चीज तो बताइए, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान क्या क्या प्रावधान किए गए प्रमाण पत्र के संबंध में। पहला है कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य होगा, यानी कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया है तो फॉर्म फिलअप के दौरान जो आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाई है उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको डीवी के दौरान पेश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने ग्रेजुएशन दिखाई और आप ग्रेजुएशन के ऊपर आपके मास्टर्स की डिग्री लेके जा रहे हो तो आपकी मास्टर्स की डिग्री कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें उस ग्रेजुएशन की डिग्री से ही मतलब है जो आपने फॉर्म फिलअप के दौरान बताई है अपनी, ठीक है बच्चों। दूसरी क्या है, अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी दे होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत
अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है। मतलब अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट का अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद ही उसे उस रिजर्व कोटे का बेनिफिट मिलेगा। अगर डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने सारे के सारे जो रिजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं उनको कंप्लीट करके ले जाना है, अदरवाइज आप अपने उस कोटे का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगली बात क्या आती है, आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पेश करना होगा। यानी कि अगर रिजर्वेशन कोटे का बेनिफिट लेना है तो आपको अपना जो मूल निवास है, जो आपका बोनेफाइड है, वो लेके जाना है। साथ में आपको आपकी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी डीबी के दौरान पेश करना होगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में इसमें लिखा है कि जो आपके एससी हैं, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, इन सभी कैटेगरी का लाभ तभी दे होगा जब आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो भी आपने प्रमाण पत्र पेश किया है वह प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए, वह प्रमाण पत्र जो है, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट ले लो, ये सारे के सारे प्रमाण पत्र जो है अंतिम तिथि से पहले के होने चाहिए। अगर वह अंतिम तिथि से पहले के नहीं होंगे उस कंडीशन में क्या होगा, अगर अंतिम तिथि से पहले के नहीं है तो उस कंडीशन में आपसे एक शपथ पत्र भरवाया जाएगा और शपथ पत्र भरवाने के बाद में वह शपथ पत्र क्या बताएगा, वह शपथ पत्र यह बताएगा कि आप जो है उस आरक्षित कोटे की योग्यता रखते थे पहले और वर्तमान के अंदर भी उस आरक्षित कोटे की योग्यता रखते हो। और उसके बाद में आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वह सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। क्या लिखा है इसमें, यही लिखा है कि अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है। ठीक है, जिस तारीख को प्रमाण पत्र जारी हुआ है उस तारीख से आपको आरक्षण कोटे का लाभ मिलेगा। और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना जरूरी है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। मतलब जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए वो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। लेकिन इसमें क्लोज बात जोड़ दिया, क्लोज क्या जोड़ा गया कि यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ पत्र लिखवा लिया जाएगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। मतलब यही है कि अगर उसके पास फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट तक का प्रमाण पत्र नहीं था तो एक एफिडेविट, एक शपथ पत्र लिखवाया जाएगा जो यह बताएगा, जिसमें उसे यह इंफॉर्मेशन देनी होगी कि वह आवेदन की तिथि के समय तक क्या कर रहा था, उस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था। और अगर सूचना गलत पाई जाएगी तो उसका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। अच्छा, और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, और इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो हमें जाति प्रमाण पत्र के बारे में मिलती है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता को जब आप इसमें पढ़ोगे तो इसमें आता है कि जो एससी और एसटी जो है, उन एससी और एसटी का जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी वैलिडिटी तो कितनी है, उसकी वैलिडिटी तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ठीक है, एससी और एसटी के कैटेगरी की जो कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वह तो लाइफ टाइम है, लेकिन जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से बिलोंग करते हैं, जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से बिलोंग करते हैं और जिनका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना है, ठीक है, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना है, 1 साल से पुराना है, तो उस कंडीशन के अंदर उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा। ठीक है, और अगर 3 साल से ज्यादा पुराना हो जाता है, अगर ग्रेटर देन 3 ईयर से ज्यादा पुराना है तो उस कंडीशन में उस ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नया बनवाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? क्या है, 1 साल से पुराना है तब तो बोर्ड 3 साल तक की छूट देता है, आपको हर साल क्या कर सकता है, वह एक शपथ पत्र भरवा लेगा। लेकिन 3 साल से पुराना होने पर आपको एक नया सर्टिफिकेट ही बनवाना पड़ेगा। इसमें लिखा भी ऐसा है, देखो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिखा है कि 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमिलियर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमिलियर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा।
और ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। मतलब 3 साल तक क्या मिलेगा उसे, वहां पर छूट मिल सकती है, लेकिन 3 साल के बाद में उसे क्या करना पड़ेगा, प्रमाण पत्र नया बनवाना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण और लाइन और लिखी है कि जो एमबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इसमें लिखा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सर्कुलर डेट 21/6/2019 के अनुसार जो एमबीसी है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, उसमें वर्णित जातियों को ओबीसी की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ मिलेगा। यानी कि जो एमबीसी कैंडिडेट हैं, उन एमबीसी कैंडिडेट को ओबीसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे क्या मिल जाएगा, एमबीसी का फायदा मिल जाएगा। एक सर्कुलर की डेट दे रखी है, उसके अंदर क्या है, एमबीसी जातियों का उल्लेख किया गया है, तो उन्हें अलग से कुछ पेश करने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ेगी। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम पर, पिता के निवास स्थान के आधार पर एवं आय के आधार पर हो, वही असल में ये लिखा है यहाँ पे कि जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, जो आपका एससी सर्टिफिकेट है, एसटी सर्टिफिकेट है, एमबीसी सर्टिफिकेट है, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट जो है उनके अंदर फादर का नाम होना चाहिए, फादर का निवास स्थल होना चाहिए, वही सर्टिफिकेट वैलिड होगा। मान लो किसी महिला ने क्या किया, महिला मैरिड होगी, मैरिड के बाद में वह पति के नाम पर सर्टिफिकेट पेश कर रही है, तो वह उसका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि जो भी सर्टिफिकेट आप पेश कर रहे हैं अपने रिजर्व कोटा से रिलेटेड, वो आपके फादर के नाम पर और उनके फादर के निवास स्थान के नाम पर होने चाहिए। अगर पति के नाम पर होगा तो बोर्ड उसको निरस्त कर देगा, बोर्ड उसको नहीं अनुमति देगा। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, आगे भी इसमें यही लिखा है, पति के नाम पर होना चाहिए, वही लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा एक लाइन और लिखी है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो आय प्रमाण पत्र पेश करना पड़ता है, तो इनकम सर्टिफिकेट के बारे में ये बताया गया है कि इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होगा, और अगर 1 साल से पुराना है, अगर 1 साल से पुराना, तो आप क्या कर सकते हो, 1 साल से पुराना होने पर शपथ पत्र जो है, एफिडेविट जो है, वो एफिडेविट दिया जाएगा, एफिडेविट पेश करना पड़ेगा, आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। और अगर 3 साल से पुराना है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट नया बनवाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण है, जैसे भी हमने बताया आपको ओबीसी नॉन क्रिमिनल के रिगार्डिंग, वैसा का वैसा रूल यहां भी है, आप इसमें पढ़ सकते हो। ऐसा ही लिखा है कि यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम एवं एसेट सर्टिफिकेट को ही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि आपसे एक शपथ पत्र ले लिया जाएगा, शपथ पत्र 3 साल तक के लिए चल सकता है, लेकिन उसके बाद में अगर आपको 3 साल से ऊपर का ड्यूरेशन हो गया है तो आपको एक नया इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर हमारे पास आती है किसकी बात, हम विडो और डाइवोर्स कैटेगरी की बात कर लें तो विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए एवं पति के नाम से लिंक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो बर्थ सर्टिफिकेट वो हो सकता है, या मतदाता पहचान पत्र में पति के नाम से जारी मूल निवास जाति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे। मतलब अगर कोई विडो कैटेगरी के अंदर आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी है तो उसे डीवी के दौरान अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करना होगा, साथ ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना होगा जो डॉक्यूमेंट इस बात को सुनिश्चित करता है कि उक्त जो महिला अभ्यर्थी है उसका पति ये था और उस पति की डेथ हो चुकी है। डेथ के लिए डेथ सर्टिफिकेट हो गया, और पति के नाम के सत्यापन के लिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसमें पति का नाम उस महिला अभ्यर्थी के नाम के साथ हो, ऐसा डॉक्यूमेंट उसे पेश करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर डाइवोर्स कैटेगरी की बात करें तो डाइवोर्स कैटेगरी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिग्री यानी कि डाइवोर्स सर्टिफिकेट पेश करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जाएगा। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि वह महिला अभ्यर्थी जिसने डाइवोर्स्ड कोटे से अप्लाई किया है, उस महिला अभ्यर्थी को डीवी के दौरान अपना जो कोर्ट के द्वारा जारी डाइवोर्स सर्टिफिकेट है उसे पेश करना पड़ेगा। उसे पेश ना करने की कंडीशन के दौरान उसे डाइवोर्स्ड कोटे का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, उसे उस श्रेणी हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है,
अगर फीमेल जो है वो मैरिड है, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैरिड फीमेल है तो उसे एक मैरिज सर्टिफिकेट पेश करना होगा, मैरिज सर्टिफिकेट पेश करना होगा, ठीक है। विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया है, ठीक है। और अगर उसके संतान है तो उस कंडीशन में संतान संबंधी घोषणा पत्र भी पेश करना क्या किया गया है, इसके अंदर अनिवार्य किया गया है। बाकी लिखा है कि अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था के द्वारा, वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात आ गई, हम डिस्कस कर चुके हैं। 1+2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, बता ही चुके हैं। एक जो होना चाहिए वो प्रिंसिपल या शिक्षा अधिकारी का होना चाहिए, 2 ऐसे बंदे होने चाहिए जिनको वह अभ्यर्थी जानता नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा अभ्यर्थी को चयन के बाद में एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अभ्यर्थी को चयन उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र, वही हेल्थ सर्टिफिकेट की बात आ गई जो हमने बता दिया आपको। और अगर राजकीय सेवा में है तो उनको एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो यह मुख्य आपके जो डॉक्यूमेंट थे वो उनके बारे में हमने आपको डिस्कस कर लिया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट हमने बताया जो इंपॉर्टेंट है, पहला हमने क्या बताया, ग्रेजुएशन संबंधी डॉक्यूमेंट बताया, 10 ईयर का एक्सपीरियंस बताया, आंगनवाड़ी वर्कर का इसका डॉक्यूमेंट, साथ में RSCIT या फिर अदर कोई हायर कंप्यूटर एजुकेशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट तक 10 ईयर होनी चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए जो CMSO जारी करेगा या मेडिकल जूरिस्ट जारी करेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 1+2 चाहिए, ठीक है, एक प्रिंसिपल या शिक्षा अधिकारी जारी करेगा। और 2 सर्टिफिकेट जो है वो कौन जारी करेगा, वो ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपका नोन ना हो। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा आपके पास अगर OBC नॉन क्रीमिलर है और उसका 3 साल से पुराना है तो उस कंडीशन में नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। साथ ही OBC SC ST और MBC या अदर कोई कैटेगरी जो कि रिजर्वेशन कोटे का बेनिफिट ले रही है तो उसे जो प्रमाण पत्र पेश करना है वो उसके फादर के नाम पर होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। इसके अलावा अगर विधवा कोटे से फीमेल किसी अभ्यर्थी ने अप्लाई किया है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। और साथ में कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो इस बात को वेरीफाई करता है कि उक्त महिला का यही पति था। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, एक्सेट्रा आपके पास होने चाहिए। डाइवोर्स के लिए डाइवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए और संतान संबंधी घोषणा पत्र, साथ में पुलिस वेरिफिकेशन और साथ ही साथ एनओसी फॉर राजपत्रित अधिकारी, मतलब जो राजकीय सेवा के अधिकारी हैं उनके लिए एनओसी उस वर्तमान सेवा से जिसमें वो कार्य कर रहे थे वो भी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान पेश करने पड़ेंगे। तो यह हमारे द्वारा आपको डीवी के लिए जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो सारी चीजें हमने बताई हैं ये सारी की सारी चीजें आपको डीवी के दौरान ध्यान रखनी है और अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट को अगर वो अपडेटेड नहीं है तो उनको यथा डेट तक अपडेट करवाना है। अगर किसी प्रकार की कोई कमियां हैं तो उन कमियों को पहले पूरा कर लेना है ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो। और हम यही चाहते हैं, हम यही दुआ भी करते हैं कि आपका नाम जो है उस फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में हम देखें। हमें भी खुशी होती है कि ये कैंडिडेट जो है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। हमें उम्मीद है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा दी गई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।